हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का मैथ है, जिसे 3200 प्लस के नाम से भी जानते हैं, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1। और क्योंकि प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है, टॉपिक वाइज तो आप कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे होंगे, उसके साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक से एक साथ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका दिमाग ज़्यादा खुलता है। और जिस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं वो उतनी ही ज़्यादा बार आप करेंगे तो वो आपके माइंड में और ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे शुरू करते हैं। 190 तक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, और आज 191वां क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ दोस्तों, 191 क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुलक निकालना है और माध्यिका निकालनी है। दोस्तों आपने देखा होगा हर एक सेट में एक दो क्वेश्चन आपका स्टैटिक से आ रहा है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको करना है। बाकी मैं क्वेश्चन यहाँ कराता चल रहा हूँ। बाकी जैसे आगे होगा हम लोग एक स्टैटिक एक वीडियो में लेके आएंगे इन क्वेश्चनों को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप कंप्लीट कराएंगे। बाकी अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। बहुलक जैसा कि मैंने बता चुका हूँ पहले, बहस वो अंक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो जैसे ये नंबर है, इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा अंक हुआ है दोस्तों? अगर मैं 8 की बात करता हूँ तो 4 बार रिपीट हुआ है, 7 की बात करता हूँ 2 बार रिपीट हुआ है, और 6 की बात करता हूँ तो दोस्तों 3 बार रिपीट हुआ है। तो बहुलक वह होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर 8 मेरा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो बहुलक दोस्तों मेरा 8 होगा। अब मैं ऑप्शन को ज़रा एक बार गौर करूँगा कि 8 बहुलक पहले पूछा है, माध्यिका बाद में पूछी है। तो बहुलक मेरा 8 है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें पहले 8 होगा? तो एक सी ही ऑप्शन है, इसमें पहले 8 है। बाकी अगर माध्यिका निकालने की बात है दोस्तों, तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं? माध्यिका के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक अरेंजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। किस तरह से? पहले छोटे से लिखेंगे, 6 जितनी बार भी रिपीट हुआ है उतनी बार लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 आया, 7 2 बार आया है। फिर 8 आया है 4 बार दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म निकालेंगे। तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। इसमें एक ऐड करेंगे, 10/2। पाँचवा नंबर मेरा मिडिल टर्म होगा, तो मैं देखूंगा 2 2 4 6। पाँचवा नंबर 7 है, तो यही मेरी माध्यिका हो जाएगी दोस्तों। तो 8 और 7 मेरा बहुलक और माध्यिका आए हैं क्रम से, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 है तथा उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कोई भी अगर आयत है एल और बी चौड़ाई का, तो अगर इसके विकर्ण की बात करता हूं तो दोस्तों ये आता है √L² + B²। तो क्या मुझे एल की ज़रूरत पड़ेगी? मेरे पास क्षेत्रफल दे रखा है 168, क्षेत्रफल होता है आयत का L × B, जो कि दिया है मुझे 168, B मुझको दिया है 7। तो L मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगा 168/7, जो कि जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 मेरे पास L आ जाएगा। तो मैं विकर्ण निकालूंगा दोस्तों इसका, तो विकर्ण आ जाएगा मेरे पास में 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर जो कि चौड़ाई है 49 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 625 अंडर रूट में, जो कि अंडर रूट 25 विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 193। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक LCM 78 है। LCM है 78 और इन संख्याओं का अनुपात है 2:3। तो इन संख्याओं का योगफल दोस्तों हमसे पूछा है। अगर मैं योगफल की बात करूंगा, तो अगर मैं संख्याओं की बात करूंगा तो संख्या मेरे पास 2x और 3x हो जाएगी। और अगर 2x और 3x का LCM निकालूंगा तो मेरे पास 6x आएगा, जो कि बराबर हो जाएगा 78 के। तो x बराबर आ जाएगा 6 × 6, 6 3 18, 13 आ जाएगा। मुझसे योगफल पूछा है, तो योगफल मेरे पास में हो जाएगा दोस्तों 2x + 3x मतलब 5x। x की वैल्यू है 13, तो हो जाएगा 13 पंजे 65 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों चाल समय दूरी में हमको क्या देखना होता है, यूनिट का विशेष ध्यान देना होता है। हमको दूरी मीटर में पूछी है और यहाँ टाइम हमको सेकंड में दिया है, और यहाँ चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो हम चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं दोस्तों।
5/18 से गुणा करते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी। 18 चौक 72 और ये 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से मेरा चाल आ जाएगी। अब मुझसे पूछा गया है 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो 20 गुणा 15 मेरे पास 300 मीटर दूरी आ जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है, भुजा ए मैंने मान लिया 4 यूनिट है, उसका क्षेत्रफल निकलवा रहा है, तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण बराबर बराबर 60 डिग्री के होते हैं और भुजाएं तीनों बराबर होती हैं। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करता हूं तो आता है √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4। भुजा है मेरे पास 4, तो 4 गुणा 4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4√3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2,000 रुपये का ब्याज मिलता है। उसने कहा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2,000 का ब्याज मिलता है, तो ब्याज क्या मेरे पास में 2 गुणा 10% मतलब 20% ब्याज हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 2,000 रुपये। तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1,000 रुपये। अगर 100% निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10,000 रुपये, जो कि मेरा मूलधन हो जाएगा। फिर उसने कहा है यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, अगर इफेक्टिव रेट निकालूं 10% के हिसाब से 2 साल की, तो हो जाएगा 10 + 10 + 10 गुणा 10/100, जो कि हो जाएगा 21%। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा तो दोस्तों 21% मुझे मिलेगा 2 साल बाद। तो मैं 10,000 का अगर 21% निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 2,100 रुपये आएगा। अब 2,100 रुपये क्या है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 1 साल का कितना होगा, 1,050 होगा। अब इस 1,050 का इफेक्टिव रेट क्या है मुझको ये फाइंड आउट करना है। तो 1,050 मुझे कितने पे मिला है दोस्तों, 10,000 पे मिला है। इंटू 100 निकाल लूँगा तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 गया, तो 10.5 मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इफेक्टिव रेट परसेंटेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2 घात समीकरण दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। x² + 17x + 72 = 0। तो दोस्तों दोनों ही पॉजिटिव है मेरे पास, 72 और 17। 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि पॉजिटिव 17 आ जाए, जोड़ करके 17 आ जाए, तो 8 और 9 ऑप्शन से आएंगे। दूसरी बात यहाँ प्लस है तो दोनों ही मेरे नेगेटिव होंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। बाकी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। x² + 17 को अगर फैक्टराइज करूँगा तो आ जाएगा 8x + 9x + 72। x कॉमन लूँगा तो x + 8, इधर 9 कॉमन लूँगा तो x + 8, तो यहाँ से आ गया x + 8 और x + 9 = 0 चल रहा है साथ में, तो मेरे पास आ जाएगा x = -9 और -8। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ये देखना है अगर पॉजिटिव है यहाँ पर तो आपके जो भी आपके x के मान होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना है, मतलब दादा की जो उम्र है उसके पोते की उम्र से 5 गुना है। फिर वो कह रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। तो अगर दोनों की कुल उम्र की बात करूंगा तो दादा प्लस पोता की कुल उम्र की बात करूंगा तो दोस्तों आ जाएगी, दादा की जगह पे 5 पोते रख दो तो 6 पोता आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा दोस्तों वो 6 का मल्टीपल होना। तो एक ही ऑप्शन है 6 का मल्टीपल, वो एक ही ऑप्शन नहीं है 6 का मल्टीपल, जो कि 50 मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन मेरे क्या हैं, 6 के मल्टीपल है। और आपसे पूछ रहा है कौन सा संभावित नहीं है, समर्थन नहीं करता है। तो इस तरह से मेरा आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 199, 3 बाढ़ग्रस्त राज्यों ए, बी तथा सी को 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता क्रमशः 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में दी जानी है। 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में दी जानी है। तो आपसे पूछ रहा है ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो सी को कितने रुपए
प्राप्त होंगे, कितनी धनराशि प्राप्त होंगी। तो दोस्तों ये हमारा जो रेशियो है फ्रैक्शन में है, इसको हम सिंपल रेशियो बनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 5, 4, 3 का एलसीएम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो आ जाएगा मेरा रेशियो 20 और ये 15 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये रेशियो आ गया दोस्तों। अब मुझे सी का पूछा तो पहले मैं टोटल देखूंगा। यहाँ मेरे पास हुआ 20 और 35, 35 और 12 हो गया मेरे पास दोस्तों 47। 47 की वैल्यू मुझे दे रखी है दोस्तों 376। मुझे 12 की वैल्यू निकालनी है, तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 376 बटे 47 इंटू 12। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि मेरे पास यहाँ से यूनिट डिजिट 7 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो 7 अट्ठे 56 जाएगा, तो 8 बार जाएगा दोस्तों ये। और यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँगा तो 12 अट्ठे 96 मेरा आंसर आ जाएगा। 96 करोड़ रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कॉस माइनस 780 डिग्री। तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कॉस माइनस थीटा होता है तो होता है आपके पास ही कॉस थीटा आता है। तो इसको मैं सीधे कॉस 780 डिग्री लिख सकता हूँ। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो इसको मैं कॉस 2 इंटू 360 मतलब 360 के 2 राउंड घुमाने के बाद में ये जाकर टूटेगा, तो ये आ जाएगा ये 720 हो गया और मेरे पास 60 बचा यहाँ पर। अगर मैं क्वाड्रेंट दिखाऊंगा, चतुर्थांश दिखाऊंगा, तो इसमें एक चक्कर लगाने के बाद पूरा 360 का फिर दूसरा चक्कर भी मुझे लगाना पड़ा। फिर कहीं यहाँ जा कर के ये पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या है 360 है, तो 360 पे मेरा साइन चेंज नहीं होगा, तो कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। और कॉस 60 डिग्री होता है दोस्तों मेरे पास में 1/2। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम के 2 गुने काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों 30 पुरुष काम कर रहे हैं 80 दिन में, काम कितना कर रहे हैं एक। जो काम होता है वो हमेशा नीचे आता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं M1 D1 H1 से, यहाँ W1 काम आता है दोस्तों। तो अब मुझसे पूछा जा रहा है कि 20 पुरुष उसी काम के 2 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने मान लिया x दिन में करेंगे। कितना काम कर रहे हैं, 2 गुना काम कर रहे हैं वो। यहाँ मैं सॉल्व करूँगा 20 चौक 80 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 30 इंटू 8 मेरे पास आ जाएगा 8 3 24, 240 दिनों में कंप्लीट करेंगे वो उससे 2 गुने काम को। आंसर नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो फिर ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा है आपसे रेंज, बहुलक तथा माध्यिका। तो दोस्तों रेंज मैं पिछले बता चुका हूँ आपको, जो सबसे कम अंक है वो लिखना है और जो सबसे बड़ा अंक है उसका डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, आपकी रेंज होगी। तो सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा है दोस्तों, 12 है। और अगर सबसे बड़े की बात करूं तो क्या है, 21 है। तो इसका डिफरेंस ही क्या करेगी, आपका रेंज डिसाइड करेगी। तो इसका डिफरेंस आ रहा है दोस्तों 9 आ रहा है, तो 9 मेरी रेंज होगी। अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो रेंज सबसे पहले आया, तो रेंज 9 एक ही ऑप्शन में है, तो ए नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी मैं और भी चेक कर ले रहा हूँ। बहुलक क्या होता है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ वो बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार अगर 13 1 2 3 बार 13 रिपीट हुआ है, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है दोबारा रिपीट हुआ हो, 13 मेरे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुलक आ जाएगा। अगर मैं माध्यिका की बात करता हूँ तो माध्यिका मैं आपको बता चुका हूँ, बीच का टर्म आपकी माध्यिका होती है। कब, जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे तब। तो असेंडिंग ऑर्डर आप लगाएंगे तो सबसे पहले 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 17 नहीं है 18 आएगा और फिर 21 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, बाकी 13 2 बार आया है दोस्तों। 13 2 बार आया है मेरे पास। और क्या 2 बार आया है, सॉरी दोस्तों 13 2 बार नहीं है, 13 3 बार आया है। तो मैं इसको दोबारा लगा रहा हूँ एक बार। 12 13 13 3 बार आया है और फिर 14 आया है, फिर 15 आया है, फिर 16 आया है, फिर 18 आया है, फिर 21 आया है।
तो इस तरह से अगर मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक है, तो 9 प्लस 1/2 मतलब 10वां नंबर मेरा वो 9 10/2 मतलब 5वां नंबर पे जो आया होगा वो मेरी माध्यिका कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5 14 मेरी माध्यिका हो जाएगा दोस्तों। तो 14 मेरा ऑप्शन में भी है, तो ए इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने सीखा रेंज, बहुलक, माध्यिका तीनों एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है वृत्त ए और वृत्त बी दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है। यदि बिंदु P ए पर स्थित है तथा बिंदु Q बी पर स्थित है और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं, मतलब ये क्या है, बाहर टच कर रहे हैं एक दूसरे को। और इसका केंद्र क्या है दोस्तों, वृत्त ए है और ये बी है। पेन खत्म हो गया भाई, पेन दो। ये वृत्त ए है और ये बी है जो कि बाहर टच कर रहे हैं किसी बिंदु पे। अब मुझसे दोस्तों पूछा है ए पर तो कहीं पी है और बी पर क्यू है, तो मुझसे पूछा है दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श, पी क्यू भाग की अधिकतम लंबाई। तो मैं कहाँ मानूँ पी और क्यू को कि ये अधिकतम डिस्टेंस कवर करें। अगर मैं पी यहाँ मानता हूँ, क्यू यहाँ मानता हूँ, तो ये क्या होगा, इतनी अधिकतम नहीं होगी। अधिकतम कब होगी, जब मैं पी को यहाँ मानूंगा और क्यू को यहाँ मानूंगा, तो ये अधिकतम होगी। ये डायमीटर पे इसके कट करते हुए जाएंगे, पैरेलल जाएंगे इसके, तो ये सबसे अधिकतम होगी। बाकी इनसे अगर नीचे मानता हूँ तो हर जगह मिनिमम होगी, मैक्सिमम सिर्फ यही होगी जब ये डायामीटर से होके जाएगा। तो डायामीटर से होके जाएगा तो कितनी हो जाएगी दोस्तों पी क्यू की लंबाई, इसकी त्रिज्या कितनी है 4 है, तो 4 व्यास हो जाएगा 8, और इसकी त्रिज्या कितनी है 4 है, तो इसका भी व्यास कितना 8 हो जाएगा। तो टोटल दूरी हो जाएगी दोस्तों 16 मीटर, 16 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैक्सिमम दूरी निकालेंगे दोस्तों। मुझसे पूछा है 4, 8, 7 और क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो इसको मैं पहले प्रोपोर्शनल में लिख लूँगा, समानुपात में लिख लूँगा। तो 4:8 समानुपात 7 और इसको मान लिया मैंने x। तो इसको सॉल्व करूँगा, 4/8 बराबर 7/x। तो 4 दूनी 8, तो x बराबर मेरे पास 14 आ गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर व्यक्ति धारा की दिशा में जाता है तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति है दोस्तों। तो अगर मैं व्यक्ति की गति x किलोमीटर प्रति घंटा मानता हूं और धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा मानता हूं, तो x + y मेरे पास है 21। फिर मुझसे कहा है धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति क्या होगी। तो यहाँ पर धारा की गति आपको 4 दे दिया है, तो x + 4 = 21। तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उस आदमी की गति होगी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों मुझसे क्या पूछा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि धारा की विपरीत दिशा में उस आदमी की गति क्या होगी। अब वो अगर वो धारा के विपरीत दिशा में चले, धारा इधर को आ रही है, विपरीत दिशा में चले, तो उसकी गति क्या होगी। तो धारा के विपरीत दिशा में आदमी की गति हो जाएगी दोस्तों आदमी की गति माइनस जो पानी की गति है, धारा की गति है, वो उसकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो 17 - 4 13 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 3 जींस 1000 रुपये में बेची गई। इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मतलब एक पैंट मुफ्त में दी गई है, तो छूट का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छूट मुझको कितनी मिली है, एक की कितने पे, 3 पे छूट मिली है एक की दोस्तों। तो इसका परसेंटेज मैं निकाल लूँगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 33.33% आ जाएगा। ध्यान देने वाले, जितनी बार छूट होती है, जितनी उसको मुफ्त में मिलती है, वही तो छूट हुई है हमारे पास। और कितने खरीदने पे, 3 खरीदने पे, तो ये छूट परसेंटेज आ जाएगा 33.33%। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12, 18, 21 तथा 28 का लासा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मुझे लासा निकालना है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। लासा क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें, मैंने कहा जिसमें दी गई संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे मतलब इन संख्याओं से वो ऑप्शन कम्प्लीटली डिवाइड है। तो मैं देखूंगा, देखो मेरे पास क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है क्या, तो मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होगा। अगर चेक करूंगा 84 में 9 का भाग नहीं जाएगा, 252 में 5 और 4 9 इसमें भाग चला जाएगा। यूनिट मतलब डिजिटल सम मेरा इसका 9 आ रहा है। यहाँ चेक करूंगा तो यहाँ मेरा 9 का भाग नहीं जाएगा।
और यहाँ चेक करूँगा तो दोस्तों यहाँ भी मेरा 9 का भाग नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास में 252, जिसमें कम्प्लीटली 9 का डिवाइड जा रहा है। तो इस तरह से मेरा लासा दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आप इस तरह से स्मार्ट टाइप को उससे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं मुझे, y = x + 22 और दूसरा दिया है y = 2x + 10। तो y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ y = ये है, यहाँ y = ये है, दोनों इक्वेशन को मैं बराबर रख दूंगा। तो x + 22 = 2x + 10। तो इधर आएगा तो यहाँ 12 बच जाएगा। x = तो x की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा दोस्तों, तो आ जाएगा x + 22 में पुट करूंगा तो 12 + 22, जो कि आ जाएगा मेरे पास आंसर 2 और 2 4, 2 और 1 3, 34 दोस्तों मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, tan थीटा = 5/12। मुझसे पूछा है cos थीटा + sin थीटा + tan थीटा × cot थीटा की वैल्यू पूछी है दोस्तों। तो मैं इसको पहले सॉल्व करूँगा। tan क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आ जाएगा 5 ये आ जाएगा और 12 ये आ जाएगा। 5 और 12 का ट्रिपलेट होता है दोस्तों 13। तो हाइपोटेनस मेरे पास 13 आ जाएगा। मुझसे पूछा है cos थीटा + sin थीटा + tan थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, tan थीटा × cot थीटा होता है मेरे पास 1, क्योंकि tan थीटा को मैं लिख दूंगा 1/cot थीटा। तो यहाँ से cot से cot कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह मैंने सिर्फ 1 लिख लिया। अब sin थीटा + cos थीटा को मुझे निकालना है। तो cos थीटा होता है बेस मतलब आधार बटे कर्ण, तो 12/13 आ जाएगा। और sin थीटा होता है मेरे पास में लंब बटे कर्ण, तो आ जाएगा 5/13 + 1। तो 12 और 5 17 हो जाएगा, 17/13 + 1। तो इसे सॉल्व करूँगा तो 17 + 13/13 आ जाएगा, जो कि मेरे पास आ जाएगा 30/13। ऐसा कोई ऑप्शन होगा दोस्तों, तो 30/13 ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12, 11, 18 इन अंकों का रेंज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो, इसी सेट में दूसरा क्वेश्चन फिर आपका रेंज का आ गया। तो रेंज मैं बता चुका हूं दोस्तों। सबसे मिनिमम कौन सा है यहाँ पर, सबसे छोटा, तो 11 है सबसे छोटा मेरे पास में। और सबसे अगर बड़ा देखता हूँ तो क्या 28 है। तो 28 और 11 का डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों मेरे पास 17। तो मेरा रेंज हो जाएगा दोस्तों 17। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 55 का CP = है x वस्तु का SP। तो यहाँ से CP/SP निकालूंगा तो आएगा x/55। मतलब 55 क्या है मेरा विक्रय मूल्य है। अगर मैं फ्रैक्शन चेंज मतलब चेक करूँगा तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बनता है दोस्तों 1/10, जहाँ पर 10 क्या होगा CP होगा और प्रॉफिट हो रहा है तो 1 प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या SP मेरे पास यहाँ पर 5 यूनिट बनेगा। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग मुझको 5 यूनिट की वैल्यू दी है दोस्तों, 55 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों मेरे पास SP आ जाएगा मेरे पास में, CP 10 है और 1 प्रॉफिट हो रहा है तो SP मेरे पास दोस्तों 11 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 आ जाएगी। और मुझसे पूछा गया है दोस्तों x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब CP पूछा गया है। तो 1 की वैल्यू अगर 5 होती है तो CP मेरे पास 10 है, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 50। तो इस तरह से मेरा आंसर नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, F के पास नोटों की एक निश्चित संख्या है जिनका मूल्य वर्ग निम्नलिखित है। 9 × 1 मतलब 9 नोट हैं 1 रुपये के, तो 9 रुपये बने मेरे पास। 5 नोट हैं 5 रुपये के, तो 25 रुपये बने। 6 नोट हैं 10 रुपये के, तो 60 रुपये बने। 7 नोट हैं 20 रुपये के, तो 140 रुपये बने। 8 नोट हैं 50 रुपये के, तो 8 पंजे 40, 400 रुपये बने। और 9 नोट हैं 100 रुपये के, 9 नोट हैं तो मेरे पास 900 रुपये बने। तो ऐप के पास कुल कितनी धनराशि है ये पूछा है दोस्तों। तो मैं सबको ऐड कर लूँगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। इकाई का अंक मेरा 4 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको अप्रोच लगानी है, बाकी आप जोड़ के भी देख लेना, यही आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है। तो मैं देखूंगा मेरे पास भिन्न कौन कौन सी है दोस्तों। सब में सारे ऑप्शनों में एक ही भिन्न है। वो कौन कौन सी है, 2/3 है,
3/4 आ रही है, 4/5 आ रही है और 1/2 आ रही है। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि इनका अंतर बराबर तो नहीं है, तो यहाँ अंतर 1 है। तो हाँ दोस्तों, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अंतर बराबर है। तो जब कभी भी भिन्नों का अंश और हर का अंतर बराबर होता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। तो मुझसे पूछा गया है दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया है, मतलब अवरोही क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला आएगा तो 4/5 आएगा, और बाद में सबसे छोटा आएगा तो 1/2 आएगा। 4/5 से शुरू और 1/2 से मतलब ख़त्म होने वाला कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर मेरे पास आ रहा है सी ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। 4/5 से शुरू हो रहा है और 1/2 से ख़त्म हो रहा है, यही मेरा अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3, 4, 5, 3, 1 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो ये फिर देखो क्वेश्चन आ गया, इसमें तीसरा क्वेश्चन है एक ही सेट के अंदर। देखो स्टैटिक्स से क्वेश्चन दोस्तों, हम क्या करेंगे, मानक विचलन हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। तो मैंने चेक किया 3 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर मुझे इसकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनका माध्य निकालूंगा दोस्तों। माध्य क्या होता है, सबका ऐड करो और कितने नंबर हैं। तो 3 और 3 6, 4, 10, 5, 15, 16 कितने नंबर है मेरे पास में, 5 नंबर हैं। तो 5 3 15, 3.2 मेरा माध्य आ जाएगा, जिसको हम ए बोलते हैं दोस्तों। अब मैं टेबल बनाऊंगा, सबसे पहले वेरिएबल लिखूंगा, कहाँ से, छोटे से स्टार्ट करना है, 1, उसके बाद 3 लिखना है, फिर 4 और फिर 5। अब इसकी संचयी बारंबारता निकालूंगा, मतलब कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो 1 एक ही बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 एक ही बार आया है और 5 एक ही बार आया है। उसके बाद दोस्तों मैं डी निकालूंगा, डेविएशन निकालूंगा, जो कि होता है x माइनस ए। और x क्या है मेरे पास, ये वेरिएबल है, a क्या है मेरे पास में, माध्य है मेरा। तो मैं निकालूंगा यहाँ से दोस्तों, ये आ जाएगा मेरे पास में 3.2 में से अगर 1 गया तो माइनस का 2.2 बचेगा दोस्तों। और अगर 3 में से 3.2 गया तो माइनस का 0.2 बचेगा। और 4 में से अगर 3.2 गया मेरे पास में 0.8 बचेगा दोस्तों। और अगर 5 में से 3.2 गया तो मेरे पास में 1.8 बचेगा। अब अगला स्टेप होगा, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है दोस्तों, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन सम ऑफ एफ। तो मेरे पास एफ तो मुझे पता है, एफ डी स्क्वायर और निकालना है। तो सबसे पहले मैं डी स्क्वायर निकालूंगा। तो डी स्क्वायर निकालूंगा तो दोस्तों मेरे पास आएगा -2.2 का होल स्क्वायर करना है। तो ये आ जाएगा 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, और 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 0.04 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 0.64 आ जाएगा। और यहाँ पर 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 3.24 आ जाएगा। अब एफ डी स्क्वायर निकालूंगा दोस्तों। तो एफ क्या है, 1 है, 1 की इससे गुणा करूँगा तो आएगा 4.84, और 2 की अगर इससे गुणा करूँगा तो दोस्तों आएगा 0.08 आ जाएगा। अगर 1 की 0.64 से गुणा करूँगा तो यही आएगा 0.64, और अगर मैं 1 की 3.24 से गुणा करूँगा तो यही आएगा मेरे पास। इन सबको मैं ऐड करूँगा तो सम ऑफ एफ डी स्क्वायर निकल के आएगा। सबको ऐड करूँगा दोस्तों, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 का 0 2, ये हो गया 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 2 18, 1 हासिल बचा, 4 3 7 और 1 8 पॉइंट आ रहा है मेरे पास दोस्तों। अब इसका अंडर रूट भी होता है ये, तो अंडर रूट में 8.8 का अंडर रूट लगभग अप्रॉक्स अगर मैं इसे लेके चलूँ तो 9 आ जाएगा दोस्तों। ऐसे यहाँ पर अगर सम ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 1 5, 5 आ जाएगी दोस्तों। अब मैं सॉल्व करूँगा ज़रा इसे, तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ सम ऑफ एफ डी स्क्वायर है मेरे पास 9, और सम ऑफ एफ है मेरे पास 5। तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर बाहर आएगा, स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो 3 आएगा, और 3/√5। इस तरह से मेरा कोई आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर मेरा सी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, कहीं यहाँ आके परेशान नहीं हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में एक बार ऑप्शन पे भी नज़र डाल लो कि परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकल के आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस तरह से आपको अप्रॉक्सीमेशन भी थोड़ा यूज करना है दोस्तों। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। दोनों क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, एक सेट में पिछले में बताया था जहाँ पर आपको बारंबारता नहीं आ रही थी, बिना बारंबारता के बताया था, और इसमें बारंबारता आ रही है। दोनों तरह के क्वेश्चन
मतलब करा चुका हूँ दोस्तों। यही 2 क्वेश्चन बनते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे, बहुत अच्छे से कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों प्रत्येक 6 महीने में जोड़ी जाती है, तो 12% मेरे पास क्या है दोस्तों, वार्षिक है, तो 6 महीने पे क्या 6% आ जाएगा। तो इसको मुझे क्या करना है, 2 बार आएगी, तो 2 बार के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर क्या आ जाएगी दोस्तों, 6 + 6 + 6 × 6/100। तो यहाँ से 12.36% मेरा प्रभावी दर आ जाएगी। इस तरह से ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों आज अपन यहीं तक रहने देते हैं, बाकी आगे को क्वेश्चन अगले सेट में करेंगे। तो दोस्तों ये सेट आपको मैं करा रहा हूँ, बहुत अच्छे से करते जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो भी वेरिएशन होगा मैं टाइम पे आकर के एक टॉपिक वाइज भी आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। पीछे वर्क चल रहा है मेरा इसको लेकर के, लेकिन अभी क्या है दोस्तों, अभी मैं सेट करा रहा हूँ, उनको बहुत अच्छे से करते चले जाइए। यही क्वेश्चन और स्मार्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ। जो दोस्तों सिर्फ बेसिक से करते हैं वो सिर्फ सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा, और भीड़ से अलग करने के लिए आपको मैथ में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। तो मैं वही तरीके बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। तो ये तरीके आप सीखिए यहाँ से, और हल्के हल्के मतलब आगे आप अच्छे से कीजिए। अब ये टाइम नहीं है दोस्तों आप टॉपिक वाइज पढ़ो या मैथ दोबारा से पढ़ो, अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए। यहीं पर अगर एक स्टूडेंट एक प्रैक्टिस ज़्यादा करता है, एक स्टूडेंट टॉपिक वाइज पढ़ता है, तो सिलेक्शन दोस्तों उसका होगा जो इस समय प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते जाइए मेरे साथ दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल अगले यहीं से।